क्या किया कि कोई भी एक पैराबोला था भाई, उस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हमने 9,6 ले लिया, वो ऑन द पैराबोला है कि नहीं? या 6,9 ले लिया, हाँ। उस पर एक पॉइंट हमने ले लिया 6,9 ऑन द पैराबोला, ही हमें पॉइंट लेना है। अच्छा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट खींचनी है और वो टेंजेंट सर्किल को भी टच करनी चाहिए, है ना? और सर्किल कहाँ से पास कर रहा है? इसके फोकस से पास कर रहा है। ये है क्वेश्चन एक्चुअली, यही तो है सिचुएशन, बोलिए। हाँ है ना? तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का फोकस कितना होगा, बताइए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का फोकस 0,1 होगा। इसका मतलब जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0,1 से। ये समझ गए कि नहीं? और इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये लाइन क्या है? टेंजेंट ऑफ पैराबोला, यही है। और वो भी t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, t इक्वल टू 0 लगा के, तो 6x इज इक्वल टू 4y प्लस 9/2। समझ में आया कि नहीं भाई? तो ये आया 2, ये 3, तो 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट सबको समझ में आई थी कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात। अरे हाँ या ना? अब क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एक लाइन है आपकी 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, उस पर एक पॉइंट है 6,9, एक सर्कल है जो उस लाइन को उसी पॉइंट पे टच कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और कहाँ से पास कर रहा है ये बताओ? वह 0,1 से पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर्कल की इक्वेशन तो आप लिख लोगे, है कि नहीं बताओ? दैट इज x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। और इस पे कौन सा पॉइंट रख दोगे? 0,1। क्या भाई ऐसे ही सॉल्व किया होगा? समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पे 0,1 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, लैम्डा 10 आएगा, लैम्डा 10 इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप अपना आंसर निकाल दीजिएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? और उसके बाद सीधा ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड of the parabola y square equal to 4x which subtend a right angle at the vertex। मतलब इसमें क्या है? कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, समझ गए? किसी भी पैराबोला के लिए उसकी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट तुरंत एच के मान लेंगे, जो कि इसके वर्टेक्स पर कितना एंगल बना रहा है भाई? 90। और इसका वर्टेक्स होगा क्या? 0 0। तो सबसे पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड तो आपने लिखना सीखा है, दैट इज t इक्वल टू s1, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। t का मतलब कितना हो गया? y के माइनस 2ax प्लस एच, और s1 का मतलब कितना हो गया? के स्क्वायर माइनस 4ah। समझ में आता है कि नहीं भाई? तो यहाँ से क्या आएगा? y के माइनस 2ax इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2ah। अब इसी कॉर्ड की हेल्प से इस कर्व को, भाई अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक कर्व है 2 डिग्री, उसको एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है और वो दोनों पॉइंट ओरिजिन पे 90 एंगल बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को क्या कर देंगे? होमोजिनाइज, और उसमें पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री कंडीशन लगा देंगे। तो जैसे इसको होमोजिनाइज करने आओगे तो 2ax अपॉन के स्क्वायर माइनस 2ah, ये 1 की वैल्यू आएगी, यही 1 उठा के यहाँ रख देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू 1, तो y के माइनस 2a के स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसी में क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इसी में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये सबस्टेंड करता है क्या? राइट एंगल एट द वर्टेक्स। बस इसी को 0 कर दीजिए। जैसे ही 0 करोगे क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 8a स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 2ah, और हाँ प्लस में, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? बोलिए भाई। और यही उठा के क्या हो जाएगा? 0। जैसे इसको 0 करोगे देखिए आंसर क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। क्या यही आंसर आया था? क्या क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या किया, क्यों किया, बोलो भाई। सिंपल सी बात है ना कि मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना था, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को एच के मान के कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1 से लिख ली। फिर ये आपने देखा कि ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वर्टेक्स पे बना रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे कोई भी लाइन
एक 2 डिग्री कर्व को इंटरसेक्ट करती है और उसको क्या नाम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं और इस पेयर ऑफ लाइन का डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को होमोजेनाइज करते हैं। बस वही होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के आपने आंसर लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही होगी इस क्वेश्चन में सबको? ये एकदम फैक्ट है, कोई भी 2 डिग्री कर्व हो और उसको कोई लाइन 2 पॉइंट पे कट करे और उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा हो, अब वो ओरिजिन कोई जैसे ही ओरिजिन से ज्वाइन करो और इस पेयर ऑफ लाइन में कोई भी कमेंट हो रहा हो, तो आपको तुरंत अपना डायरेक्शन कहाँ लेना है, होमोजेनाइजेशन पे। तो इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को क्या कर देना, होमोजेनाइजेशन। जैसे होमोजेनाइज करोगे तो आपको इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। बट याद रखिएगा ये काम केवल तभी कर सकते हैं जब ओरिजिन से ज्वाइन किया जा रहा हो, क्योंकि इसमें वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओरिजिन है। हाँ या ना, बस उतना ही दिमाग आपको लगाना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए। इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। देखो क्वेश्चन की अगर हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें तो सर ऑब्वियसली, हाँ बेटा, सर इसके जो रूट्स होंगे पैराबोला वो अल्फा बीटा हो जाएंगे। हाँ मतलब इक्वेशन के रूट, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, ऐसा ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है। अब इन दो पॉइंट से अगर एक सर्कल पास करे तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी भाई, ये लाइन एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई इक्वल टू 0। तो आपने सर्कल तो पढ़ा है ना, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा वाई इंटू वाई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। इस पे ओरिजिन से अगर हम डालें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन रूट एस वन ही तो होती है। तो रूट एस वन करोगे, इसमें 0 0 रख दो तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो क्या आएगा, सी बाई ए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट अंडर सी बाई आ जाएगी, खत्म। दिखा क्वेश्चन कि नहीं ये बताओ? नहीं, नहीं समझे कहानी क्या थी भाई? इन दोनों पॉइंट से ही तो सर्कल पास कर रहा था, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन आपने लिख दी रफली। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। नहीं समझे? और इसी सर्कल पे आपने कहाँ से टेंजेंट निकालनी थी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखी, वो क्या हो गई, रूट एस वन। यही आपको चाहिए था। क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बताओ? बोलिए, वही तो रूट अंडर सी बाई ए हो गया। देखा क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली कहीं कुछ नहीं था। सबसे पहले आपसे कहा गया ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक के रूट हो गया अल्फा बीटा। अब इन 2 पॉइंट से सर्कल पास करता है, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे हैं, तो यानी कि ऑब्वियसली 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखी है ना आपने। इन 2 पॉइंट को डायमीटर मान के एक सर्कल बना देते हैं और इस लाइन की इक्वेशन एस प्लस लैम्डा एल लिख देते हैं। यही तो टेक्निक थी। अब इस पे ओरिजिन से आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो रूट एस वन होती है। जैसे आपने रूट एस वन निकाला तो आपको तुरंत रूट अंडर सी बाई ए मिल गया, क्योंकि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी बाई ए। दिखा? वो ये है कि इफ एल, एल मतलब एल मतलब ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कोनिक, कोनिक मतलब सेम, पैराबोला, इलिप्स या फिर हाइपरबोला, किसी के लिए भी ये स्टेटमेंट है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मतलब अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इस बात पे है। किस बात पे कॉन्सेप्ट है भाई, कि अगर ये लाइन इसकी कॉर्ड है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कैसे निकालते हैं, हम इसकी बात करेंगे। किसी भी कोनिक के लिए जनरल थॉट है, इसको आराम से समझ लीजिए। इस पर बेस क्वेश्चन एक आध बार बन जाते हैं। जैसे पैराबोला है, पैराबोला के कोई भी एक कॉर्ड लाइन आपने खींची, उसके दोनों एंड से आपने टेंजेंट डाल दी। पैराबोला में कोई भी एक कॉर्ड आपने ड्रॉ की ए बी, और ए और बी के एंड पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली, ये इसको पी पे इंटरसेक्ट करती है, तो पी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, इसका डिस्कशन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये दोनों लाइनें क्या हो गई, टेंजेंट, और ये क्या हो गई आपकी कॉर्ड। तो ये कॉर्ड आपको दी हुई है ए बी, एक कोनिक आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 ये कैसा है, कोनिक है।
और ये उस कोनिक की कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, और ये कॉर्ड कोनिक को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। बोलिए भाई, ये है सिचुएशन, समझ गए कि नहीं बताओ। तो अब एक एक चीज सोच के बताओ, ए बी जो लाइन होगी वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी कि नहीं, बोलो। ए बी लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ कोनिक होगी कि नहीं एट पी। अगर हम पी को अल्फा बीटा मान ले तो इसकी इक्वेशन हम टी इक्वल टू 0 लिख देंगे, अरे हाँ या ना। तो ये ए बी आ जाएगा, और ए बी लाइन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूज कंडीशन किसके लिए, ऑफ कॉन्साइड फॉर टी इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू 0, और वहां से क्या फाइंड कर लेंगे, पी अल्फा बीटा। ये जनरल थॉट है, हर बार आपको यही काम करना है। क्या ये प्रोसेस आपको कनेक्ट हुआ, ये बताओ, क्या ये प्रोसेस आपको कनेक्ट हुआ। आपको बस टी इक्वल टू 0 लगाकर कंपेयर करके वो काम कर लेना है हर बार, अरे हाँ या ना। कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसी के लिए भी हो सकता है, मतलब कोई भी कोनिक आपको दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एल इक्वल टू 0 जो है वो कॉर्ड होनी चाहिए कोनिक की, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो एफ एक्स वाई जो है वो कोनिक की इक्वेशन है, मेरी बात समझ आ गई। और ये कॉर्ड की इक्वेशन है आपको दे रखी है, समझ में आया। तो आपको सिंपल ये काम करना है, कंडीशन यूज करनी है टी इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और जो कॉर्ड की इक्वेशन एल इक्वल टू 0 दी हुई है उसमें कॉन्साइडिंग की, और बस उसी से कंपेयर करके आपको अल्फा बीटा पॉइंट निकाल देना है। ये प्रोसेस सबको समझ में आया होगा भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। और ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आप ऑलवेज यूज करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हाँ भाई कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा ना कि इसको 2 पॉइंट पे कट करा, दोनों पे आपने टेंजेंट डाली है। तो हमने कहा कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या लिखोगे आप, बोलिए। टी इक्वल टू 0 लिख दो, अरे हाँ या ना। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ भाई। तो वाई बीटा इज इक्वल टू 4x प्लस अल्फा, ये समझते हो कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो अब ये लाइन आपके लिए क्या आ जाएगी बताओ, 4x माइनस वाई बीटा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो रही है सबको कि नहीं बताओ। अगर वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तो ये लाइन आपने लिख ली कि नहीं सबने, ये बताओ भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, नहीं समझे, अरे हाँ या ना। अब उठा के कंपेयर कर दो, सही है ना। तो जैसे कॉन्साइड की कंडीशन लगाओगे 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 के साथ, ये दोनों लाइन है तो 4/2 बीटा बाई 3, देखो, इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा/8 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं सबको बताओ, अरे हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं बताओ भाई। अब जैसे ही कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ रही है क्या, और कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, -4 आ रही है क्या, देखो। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -4,6। क्या सही बोल रहा हूं मैं, देखो कि नहीं भाई। कोई भी कोनिक दिया हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उस कोनिक में उस लाइन वो कॉर्ड हो यानी 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, उसके एंड पॉइंट से टेंजेंट डाला गया हो, तो आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सीधा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देना है रिवर्स में जाके, और सीधा यूज करके कंपेयर करेंगे, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बोलिए भाई। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको सब सारी चीजें। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट इस पर और बात करते हैं, दैट इज टेंजेंट एट आउटर पॉइंट। ये भी जनरल कॉन्सेप्ट है, आउटर पॉइंट P x1 कॉमा y1, ठीक है, फॉर एनी कोनिक एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। मतलब किसी भी कोनिक के लिए हम ये जनरल थॉट डिस्कस करने जा रहे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात है, कोनिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कोनिक इन
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म आप हर बार पढ़ेंगे ही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोनिक की इक्वेशन है तो हमें किसी भी आउटर पॉइंट से अगर टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम बस उसकी बात करने जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी कोनिक होगा तो चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, सबके बारे में सेम बात हो रही होगी, और किसी भी आउटर पॉइंट से हम टेंजेंट डालने वाले हैं। डन है भाई। तो ऑब्वियसली अगर पॉइंट कोनिक के बाहर है तो एफ एक्स वन वाई वन आप इक्वेशन में रखेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द कोनिक आ जाएगा। ये तो आराम से चेक हो जाएगा, पैराबोला में भी चेक हो गया था। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? ये बात तो चेक हो गई कि पॉइंट आउटसाइड द कोनिक हमें मिल गया। बोलिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल 2 स्टेप में काम करना है। पहला, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट लिखनी है हमको, एम स्लोप टेंजेंट फॉर कोनिक एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। अब चूंकि ये कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हर स्टैंडर्ड फॉर्म के कोनिक के लिए हमें एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है। समझ गए? फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि पॉइंट पी जो है एक्स वन कॉमा वाई वन, उसको लाई कराना है ऑन द कोनिक, सॉरी ऑन द टेंजेंट। जैसे हम उसको टेंजेंट में लाई कराएंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी एम में, जो कि ऑलवेज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एम में। इन एम, इसी से हमें दोनों टेंजेंट के स्लोप मिल जाएंगे m1 एंड m2। ये हो गए आपके क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आया? अब टेंजेंट के स्लोप से रिलेटेड कुछ भी रिजल्ट डिस्कस करना हो तो भी हम इसी को डिस्कस कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गए, इसके बाद हम सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे पॉइंट और स्लोप लेके। तो वो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, या तो वो m1 होगा या वो क्या हो जाएगा m2। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक के लिए आप लगा सकते हैं। यही आपने सर्किल के केस में भी देखा था ना, आउटर पॉइंट से अगर आपको 2 टेंजेंट लिखनी थी तो आपने सेम काम किया था, याद आया आपको? आपने पहले एम स्लोप टेंजेंट लिखी थी, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया था। यही सेम काम आप यहाँ करेंगे। उस स्टैंडर्ड कोनिक के लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखना आप जानते होंगे, उसको लिखेंगे, हाँ या ना। इसके बाद उसमें वो पॉइंट लाई कराएंगे। जैसे ही वो पॉइंट आप उसमें लाई कराएंगे तो आपको एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट m1 m2 होंगे जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिलेट कर रहे होंगे। वहां से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट में जो भी काम करना होगा वो सारा काम आप यहीं से करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलिए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया कि नहीं? अब ये काम आप इलिप्स में भी कर सकते हैं, ये काम आप हाइपरबोला में भी कर सकते हैं, ये काम आप कहाँ कर सकते हैं, पैराबोला में भी कर सकते हैं। तो ये एक जनरल काम है कि आपको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक दिया हुआ है और उसके किसी आउटर पॉइंट से आपने टेंजेंट डाली है, उन टेंजेंट की इक्वेशन, एंगल, आपको कोई भी डिस्कशन करना है, उन टेंजेंट की एंगल इक्वेशंस कहीं भी आपको कोई भी डिस्कशन करना है, तो आपको बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने पास रखना है। कैसा भी डिस्कशन हो आप आराम से उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात हम सभी को क्लियर होती है? बोलिए। आपको सीधा एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और उस टेंजेंट पर वो पॉइंट पी x1 y1 सेटिस्फाई कराना है। वहां से आपको एम में इक्वेशन मिलेगी, उसके बीच का स्लोप मिल जाएगा। अब इसके बीच का एंगल निकालना हो तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला है, बाकी जो रिजल्ट आपको चाहिए सब आपको अब यहीं से मिल जाएगा। मेरी बात सुनिए, और किसी भी आउटर पॉइंट से आप हमेशा 2 टेंजेंट डालते हैं क्योंकि ये इक्वेशन ऑलवेज क्या बन के आएगी, क्वाड्रेटिक इन एम। कोई भी एम स्लोप टेंजेंट हो किसी भी कोनिक के लिए, उसके किसी भी आउटर पॉइंट से आप हमेशा 2 टेंजेंट डाल पाते हैं। उन दोनों टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशन निकालने का तरीका ये रहा, आपको दोनों का स्लोप मिल जाएगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। अब स्लोप का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकाल सकते हैं, है ना। वो आप स्लोप का यूज अपने हिसाब से, जहां जैसी सिचुएशंस होगी वहां आप इस स्लोप का यूज करके अपने रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या ये पूरी क्लियर होती है? क्वेश्चन देखा, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है जो कि किस एंगल पे मीट कर रहा है, अल्फा पे। तो यहाँ से आपने 2 टेंजेंट डाली हैं, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अल्फा है और इस पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच के। ऑब्वियसली इस पॉइंट का लोकस आपको निकालना है तो इसी को आप क्या मान लेते हैं, एच के, है ना। और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो इसके लिए एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। क्या लिखते हो बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये किस पॉइंट से पास करती है,
h कॉमा के इस पे सेटिस्फाई करा दो। जैसे इस पे सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा, के एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस ए, यानी कि एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। इसी के दो रूट होंगे m1 और m2। आपसे कहा गया इसके बीच का एंगल अल्फा है, तो ये m1 और ये m2 है, तो इसका मतलब 10 अल्फा का जो रिजल्ट है वो कितना है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। लिख सकते हो कि नहीं भाई? अच्छा, यहां से आप कहोगे कि m1 प्लस m2 की वैल्यू k बाई एच है और m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई एच है। तो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, तो 10 स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4ah बाई के स्क्वायर माइनस 4ah बाई एच प्लस ए का होल स्क्वायर। बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लोकस कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दिखा क्या कॉन्सेप्ट, बोलिए। यहीं पे अगर आपको एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकालना होता तो सेम लॉजिक लगा देते कि नहीं, एम में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, वहां से m1 प्लस m2 निकाल के 10 अल्फा निकाल लेते, वही आपका एंगल बिटवीन दी टेंजेंट हो जाता। तो एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकालने में भी आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस m में आप एक बार क्वाड्रेटिक बना लेंगे, बाकी जो एनालिसिस आपको करना होगा वो काम आप आराम से कर ही लेंगे। जनरल थॉट, नॉर्मल ऑफ अ कोनिक, नॉर्मल ऑफ कोनिक, कोनिक का मतलब सब एक साथ लेते हैं, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। समझ में आया? तीनों के नॉर्मल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक साथ हमने ले लिया है, सही ना। जहां जो चीज चेंज होने वाली होगी उसको वहां चेंज कर लेंगे, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ ले लेते हैं। सही है। नॉर्मल का मतलब तो आप समझते ही हो, किसी भी कोनिक के लिए अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल लिखना चाहते हो, जैसे x1 y1 पे अगर हम नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल। और ये क्या हो गया, टेंजेंट। ये किसी भी कोनिक की अगर हम बात करें एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, जहां पर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 कोई भी कोनिक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, उसी के परपेंडिकुलर लाइन हमें लिखनी है, वही हमारा नॉर्मल होता है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा ही है। तो अगर मैं आपसे जनरल थॉट पूछूं कि एफ एक्स वाई एक कोनिक है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ये एक कोनिक है, ठीक है। एट पॉइंट x1 कॉमा y1 p, जो कि कहाँ है, ऑन द कोनिक है। ये रिजल्ट ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप आराम से लिखना जानते हैं, दैट इज t इक्वल टू 0, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर मैं यहीं पे कहूं इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने लिखनी है, ठीक है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू x1 y1, तो उसको लिखने का तरीका होता है x माइनस x1, सारे x के कोफिशिएंट लो तो a x1 प्लस h y1 प्लस g, फिर y माइनस y1 सारे y के कोफिशिएंट तो h x1 प्लस b y1 प्लस f। ये रिजल्ट दिमाग में एकदम सेट कर लो, ये वहीं से निकाला गया परपेंडिकुलर लाइन लेके। बट डायरेक्ट आपको किसी भी सिचुएशन पे अगर आपका पॉइंट ऑन द कोनिक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका पॉइंट ऑन द कोनिक है और फिर आपको टेंजेंट और नॉर्मल लिखना है, तो किसी भी टाइप के कोनिक के लिए, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अगर पॉइंट ऑन द कोनिक है तो नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। अगर आपका पॉइंट ऑन द कोनिक है तो नॉर्मल की इक्वेशन यही होगी, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब के लिए, ठीक है। बट ये रिजल्ट आप केवल तब लगाएंगे जब क्या होगा, बोलिए, पॉइंट ऑन द कोनिक होगा, बस। समझ में आया? तो x माइनस x1, सबसे पहले x वाला जहां जहां आ रहा है वो ले लो,
तो ए एच और जी, ए एक्स वन एच वाई वन जी, इसके बाद y माइनस वाई वन में जहां y y आ रहा है वो ले लो, तो एच एक्स वन बी वाई वन एफ, समझ में आया? और h का मतलब एक्स वाई का हाफ, समझ में आया? g का मतलब x का हाफ, f का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ। बस वो वैल्यू रख के आप सीधा रिजल्ट लगा दीजिएगा, आपको हर जगह क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। क्या ये बात सबको समझ में आती है भाई? जैसे अगर मैं यही काम फॉर पैराबोला करूं, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, सही है? जहां पे ये हमको पता है कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या है? 0। ऑब्वियसली पॉइंट P कहाँ है? ऑन द पैराबोला। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन, ठीक है, a एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स वन प्लस h एक्स वाई भी नहीं है तो 0 इंटू वाई वन, जी है आपका और वो कितना है? -2a। दिख रहा है कि नहीं? y माइनस वाई वन अपॉन h 0 इंटू एक्स वन, बी 1 इंटू वाई वन और f y है ही नहीं यानी 0, यानी x माइनस एक्स वन इक्वल टू -2a, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन। देखिए यही आंसर आता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन बाई 2a x माइनस एक्स वन। कोई भी आप बुक देखेंगे उसमें यही रिजल्ट लिखा मिलेगा आपको। समझ में आया कि नहीं? तो बस ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, आप हर जगह हर सिचुएशन में आराम से आप चीजें लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है? कोई डाउट हो तो बोलिए। सही है? चलिए तो अब यहीं पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल की, तो अब हम जरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं एट पैरामीट्रिक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट आप समझते हैं टी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट, तो सारे स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिख लेते हैं, तो उसमें जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा। तो यानी कि अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो यही इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स और प्लस 80 क्यूब। तो y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये इक्वेशन आ रही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है सबको दिख रही है? बस ये बताओ, समझ में आया कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ सर, आया सर। x इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये किसके लिए नॉर्मल है? पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब बताओ, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और आपके लिए इसको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t, मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट पे, तो आप क्या लिखते हो? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो सोच के बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x में क्या चेंज होगा? x की जगह बस माइनस एक्स आ जाता है, बाकी तो कोई चेंज होता नहीं है। समझ में आ रहा है? यहीं पे अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लिखते हैं तो क्या चेंज होता है बोलो? अरे हाँ या ना, क्या चेंज होता है भाई? एक्स और वाई आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। तो x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब हो जाता है कि नहीं? यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के लिए लिखते हैं क्या चेंज आता है? x माइनस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ये बताओ, क्या ये बात सभी को समझ में आती है? तो ये अगर आपको लिखना हो फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट टी, तो उसका क्या शॉर्ट टेक्निक है? समझ में आ गया? बस हमें एक नॉर्मल याद रखना है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और उसकी हेल्प से हमें सारे नॉर्मल सेम चेंज लगा के लिख देने। यही चेंज हमने टेंजेंट में देखा था, यही चेंज हम नॉर्मल में देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m for parabola
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m। यहाँ पे m जो है वो किसका स्लोप होता है भाई? नॉर्मल का स्लोप। किस पैराबोला के लिए बात हुई है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए बात हुई है, और उसी जगह आपने सेम चेंज लगा के लिख दिया। अब ये चेंज लिखने का तरीका देखो एकदम सिंपल है। अब मैं आपको चेंज कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पढ़ा है आपने? अरे हाँ है ना, क्या पढ़ा है बताओ? y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, सही है ना, प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। अच्छा, यहीं पे अगर हमें m स्लोप नॉर्मल लिखना होता, यहीं पे अगर हमें m स्लोप नॉर्मल की बात करनी होती, तो याद है जैसे टेंजेंट में किया था वैसे ही सेम काम यहाँ करेंगे। माइनस टी को ही m से रिप्लेस कर देंगे, तो t की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस m। रख दो जरा, तो क्या आएगा बताओ मुझे? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्या ये रिजल्ट समझ में आया? कनेक्ट कैसे होता है बोलो? अब आपको इसमें से किसी भी रिजल्ट के लिए अगर m स्लोप का नॉर्मल लिखना है तो हम आराम से लिख लेंगे कि नहीं? बोलिए। y इक्वल टू वही x के फॉर्म में लिखेंगे, और जो x का कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको m से रिप्लेस कर देंगे। जो भी x का कोफिशिएंट आ रहा होगा उसको m से रिप्लेस कर देंगे। बस वहां से आपको जो रिजल्ट चाहिए होगा वो आप निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर आपको फुट ऑफ मतलब वही नॉर्मल चाहिए, यहीं पे आपको क्या चाहिए? फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए। फुट ऑफ नॉर्मल मतलब जहां पे नॉर्मल कट करता है, यहीं पे अगर हमें फुट ऑफ नॉर्मल लिखना है, सही है। फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब वो पॉइंट जहां पे ये नॉर्मल जो है वो जिस पॉइंट से पास करता है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो ऑब्वियसली पैरामीट्रिक पॉइंट में वो क्या होगा? 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, और आपने टी की जगह क्या लिखना है? माइनस एम। जैसे ही टी की जगह माइनस एम रखोगे तो क्या आ जाएगा? ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। सही है ना? तो ये फुट ऑफ नॉर्मल हो गया किसके लिए? फॉर एम स्लोप नॉर्मल। तो ये सारे कनेक्शन सेम है, बस कनेक्शन ध्यान रखिएगा, तो ये रिजल्ट अपने आप चलेंगे। तो बेसिक सा एक रिजल्ट अपने दिमाग में सेट कर लो, उसको कैसे कनेक्ट किया गया वो सेट कर लो। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसी चीजें आती जाएंगी आप आराम से कन्वर्ट करते चले जाएंगे। बट ये सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ही आप लिख सकते हो। मेरी बात समझ आ रही? अब यहीं पे अगर वही चीज हो जाए, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, तो वही वाला रिप्लेसमेंट बस बीटा और अल्फा में लगा देना होता है, बाकी तो सब ओके होता है। क्या ये फुट ऑफ नॉर्मल और ये चीजें समझ में आ रही हैं? ये बताओ कैसे एक एक नॉर्मल से दूसरे नॉर्मल को एम स्लोप में कन्वर्ट करते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ? तो अब जैसी सिचुएशन आएगी आप जिस नॉर्मल को चाहोगे उस नॉर्मल को कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हो। बोलिए, क्या ये बात हम सभी को समझ में आती है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, बोलिए। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी पैराबोला की बात करते हैं, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, नॉर्मल ड्रॉन टू पैराबोला। ठीक है, तो उसकी अब हम उसके किसी भी पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उस पॉइंट से पैराबोला पे एक नॉर्मल डाला गया है ना, उस पॉइंट, और वो पॉइंट ऑन द पैराबोला नहीं है ना। ये पॉइंट कहाँ है? किसी भी पॉइंट अल्फा बीटा से हमने नॉर्मल डाला है। हम उस बात का डिस्कशन अब करने जा रहे हैं कि जब हम किसी भी आउटर पॉइंट से नॉर्मल डालते हैं तो क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल लिखो तो क्या लिखोगे बताओ? तो वो आप लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इस पे अगर हम कहें कि अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करा दो तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? m अल्फा, समझ रहे हो, माइनस 2am माइनस am क्यूब इज इक्वल टू बीटा।
यानी यहां से आएगा am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m प्लस बीटा इक्वल टू 0। यानी यहां से कितने रूट आ सकते हैं? 3 रूट, m1 m2 और m3, m1 m2 और m3। यानी कि इफ 3 नॉर्मल drawn from point P अल्फा कॉमा बीटा देन, तो हमने क्या देखा कि अगर 3 नॉर्मल ड्रॉन कर सकते हैं तो इस इक्वेशन के कितने रूट आ जाएंगे बताओ? 3 रूट आएंगे अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो। अरे बताओ भाई, अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो इस इक्वेशन के कितने रूट आएंगे? 3। अगर इस इक्वेशन के 3 रूट आए तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा? बोलो। 0। m1 m2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ये। m1 m2 m2 m3 m3 m1, ये क्या होगा? बोलो। 2a माइनस अल्फा बाई a। और m1 m2 m3 क्या होगा? माइनस बीटा बाई a। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो, अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं तो जो भी नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे होंगे उनके लिए ये कंडीशन होगी। अब अगर 3 नॉर्मल्स, if 3 normals drawn from point P alpha comma beta for parabola y square minus 4ax equal to 0, then foot of normal is called co-normal point। मतलब उस केस में जो फुट ऑफ नॉर्मल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। फुट ऑफ नॉर्मल को हम क्या कहते हैं? को नॉर्मल। बट 3 नॉर्मल अगर ड्रॉ हो रहे हैं तो किसी भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो जो फुट को नॉर्मल पॉइंट्स बनते हैं तब बन जाते हैं। क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये रहा पैराबोला और उसके किसी पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तीनों नॉर्मल का जो फुट है उसे ही आप क्या कहते हैं? को नॉर्मल पॉइंट। 1 2 और 3, इसी को आप क्या कहते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही है? बोलिए। तो ऑब्वियसली ये हो गया फॉर m1 स्लोप, ये हो गया फॉर m2 स्लोप, ये हो गया m3। तो a b c, तो a पॉइंट क्या होगा? am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1। b पॉइंट क्या होगा? am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2। और c पॉइंट क्या होगा? am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3, वेयर m1 m2 and m3 are the root of वही m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और h के लाई करा देंगे। तो am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये सिचुएशन होगी फॉर को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट तब बनेंगे जब आप 3 नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज कभी भी को नॉर्मल पॉइंट नहीं बनेंगे। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? ये नहीं है ना? है कि नहीं? मान लो कोई भी पैराबोला है, उसका कोई भी पॉइंट पी आपने अल्फा कॉमा बीटा लिया, सही है। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ m स्लोप नॉर्मल अगर आप खींचोगे तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, और इस पर आप अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई कराओगे p। जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो आपको इक्वेशन मिलती है am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m प्लस बीटा, यही इक्वेशन मिलती है ना, इक्वल टू 0। अब अगर आपने कहा कि मान लेते हैं हम एक इक्वेशन एफ एम मान लेते हैं, क्या? ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू एम प्लस बीटा। यहाँ से अगर हम सॉरी एफ डेस एम निकालते हैं तो आता है 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस अल्फा। ठीक है? अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव कब होगा भाई? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2a माइनस अल्फा
ग्रेटर देन 0 यानी अल्फा जो है वो किससे बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, बोलो 2a से। यानी अगर अल्फा 2a से छोटा है, देख लीजिए आराम से, तो ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव है, एफ डेस एम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उस केस में एफ एम जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर एफ एम इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि देन एफ एम इक्वल टू 0 हैविंग ओनली वन रियल रूट। इट मीन्स अगर इसका सिर्फ एक रियल रूट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स एट पॉइंट पी वी कैन ड्रॉ ओनली वन नॉर्मल, ओनली वन नॉर्मल। तो एक नॉर्मल हम कब ड्रॉ कर सकते हैं बताइए, जब अल्फा जो है वो 2a से लेस होगा, क्योंकि तब इस इक्वेशन का एक ही रूट होगा। ये इस पर कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्या है वो समझ लो, ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एनालिसिस है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये बना कि कोई भी पैराबोला है, ये रहा पैराबोला, ठीक है, आपने एक लाइन ले ली x इक्वल्स टू 2a। अगर आपका पॉइंट यहाँ है अल्फा कॉमा बीटा, जहाँ पे अल्फा 2a से बड़ा है, तो आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट यहाँ है, इनसाइड या आउटसाइड डजंट मैटर, अल्फा कॉमा बीटा जहाँ पे अल्फा 2a से छोटा है, तो आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन नॉर्मल, ये जनरल थॉट है। तो किसी भी पैराबोला के लिए अगर आपने ये काम किया, कोई भी एक लाइन ऐसे खींच दी y इक्वल टू 2a वाली, और उसके हिसाब से आपने ये एनालिसिस समझ लिया। एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, बोलिए। तो आपको एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो कि वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 2a से। समझ रहे हो कि नहीं भाई, हमें एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 2a। किसी भी टाइप के पैराबोला, सपोज ये एक पैराबोला है ऐसा, समझ रहे हो, मतलब ये एक्सिस है, ऐसा कुछ है, ये एक पैराबोला वर्टिकल टाइप, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट हर पैराबोला की एक्सिस तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना, ये जनरल थॉट में आपको समझा रहा हूँ। तो आपको सिंपल एक काम करना है कि जो उसका वर्टेक्स आएगा ना, जो उसका वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे जाना है, 2a, और यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देनी है, सॉरी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देनी है। अब ये लाइन पैराबोला को दो हाफ में डिवाइड करेगी। आप यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो इससे कितने नॉर्मल, 3 नॉर्मल्स, और अगर कोई पॉइंट यहाँ लोगे तो उससे कितने नॉर्मल, 1 नॉर्मल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आता है कि नहीं बताइए। तो वर्टेक्स से 2a डिस्टेंस पे जैसे ही लाइन खींचोगे उसके हिसाब से, अब इस केस में वही चीज क्या होगी, बोलो, अल्फा ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तो 3 और 1 नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा, ये बात इस इक्वेशन से प्रूव की गई है इस वाले रिजल्ट के लिए, और उसको जनरलाइज करके आपने बता दिया। इतना वैसे डिटेल में जेई मेन में पूछा नहीं जाता, बट हाँ 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, उनसे उनको यूज कैसे करते हैं ये चीज पूछी जा सकती है। मतलब ये रिजल्ट आ सकता है कि भाई 3 नॉर्मल पी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो M1 M2 M3 में कोई रिजल्ट होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली एम स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन लिख के उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे, वहां से आपको 3 नॉर्मल की कंडीशन मिल जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए एम स्लोप नॉर्मल भूल गए हैं तो टी पॉइंट पे नॉर्मल लिख के आप ये काम कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो एम स्लोप का नॉर्मल आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। उसी पर आपको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा देना है, बोलिए, उसी पर आपको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा देना, अल्फा बीटा। तो आपको एम में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उसी के 3 रूट होंगे तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें M1 M2 M3 में ये रिलेशन आ जाता है। इसी रिलेशन को यूज करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे चीजें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है, ये बताओ। यस सर। बोलिए भाई।
क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपसे चीजें पूछी जा सकती है, नॉर्मल में इतना ही यूज है। या तो आपसे टी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन पे कुछ कमेंट करा लेगा, या आपको नॉर्मल किसी पॉइंट पे लिखने को कहा जाएगा, ठीक है, बोलिए। या फिर बहुत ज्यादा होगा तो को नॉर्मल पॉइंट के ये रिजल्ट आपसे यूज करा लेगा M1 M2 M3 वाले इक्वेशन के। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस 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 कंडीशन पे आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं और किस कंडीशन पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। एम में वो इक्वेशन बना लेते हैं और उसको इंक्रीजिंग प्रूफ कर देते हैं डेरिवेटिव लेके, तो उससे कंडीशन निकल आती है। इन जनरल वो कंडीशन आती है जब एक्स क्या होता है, लेस देन 2a होगा तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल, ग्रेटर देन 2a होगा तो दो नॉर्मल, सॉरी सर तीन अल्फा नॉर्मल। इक्वल्स टू 2a पे, अल्फा इक्वल टू 2a पे 2a, कितने हो? तीन हो जाएंगे ना, दो तो इक्वल हो जाएंगे ना, फिर सारे नॉर्मल एक ही स्लोप के आ गए ना। अगर ये हटा दोगे, ये वाला, ये पॉइंट हटा दिया, समझ गए कि नहीं, तब तो फिर सीधा एक ही एफएम में यही इक्वेशन ही बन गई ना आराम से आपकी, दिख रहा है कि नहीं? यस तब तो आप तीन नॉर्मल आराम से, एक नॉर्मल तो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे, जिसका स्लोप आप माइनस बीटा बाई ए का क्यूब निकाल लोगे, और बाकी दो नॉर्मल का स्लोप कैसा आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। दिख रहा है कि नहीं भाई? यस तो नॉट इस, अगर आप इस लाइन पे हैं तब तो एक ही नॉर्मल आएगा ना, यही वाला। इस लाइन पे तो एक ही नॉर्मल आपको दिख रहा है ना, बाकी जगह आप तीन नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे हमेशा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। तो बस को नॉर्मल में इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, सही है। मतलब तीन नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं M1 M2 एट पॉइंट P, वो एक्सिस पे नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट अल्फा दिया हुआ है। तो जो P पॉइंट का लोकस है वो वही पैराबोला है, यानी वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, ये हमें प्रूव करना है, सही है। तो हमने सीधा किया, वही जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच के मान लिया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, तो हमने सीधा लिखा इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल। क्या लिखोगे बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am, a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 2m माइनस am क्यूब, और इस पर हमने पी एच कॉमा के सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि p से ही नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं आप। तो इक्वेशन आ गई m क्यूब प्लस प्लस 2 माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0। यहीं पे अगर हम M1 M2 और M3 का प्रोडक्ट देखें, हमने कहा ना तीन नॉर्मल है, तो इसके तीन रूट हो गए M1 M2 M3। ये अल्फा दिया हुआ है, अच्छा सॉरी M1 M2 M3 कितना दिया हुआ है, माइनस के, है ना? हाँ, और हमें M1 इंटू M2 अल्फा दिया हुआ है, तो M3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के बाई अल्फा। अब M3 जो है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यूब बाई अल्फा क्यूब विद अ माइनस साइन प्लस 2 माइनस एच इंटू माइनस के बाई अल्फा, और साथ में प्लस के इक्वल टू 0 आ गया। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ? अब के कॉमन लेके हटा दोगे, बोलिए, तो के स्क्वायर बाई अल्फा क्यूब प्लस 2 माइनस एच बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या है, सही लिख रहा हूं मैं? ये देखते जाना, बोलिए। अब हम इसको अगर इक्वेशन को ध्यान से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के स्क्वायर बाई अल्फा क्यूब इज इक्वल टू एच माइनस 2 प्लस अल्फा बाई अल्फा, देख लीजिए आराम से। तो इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एच माइनस अल्फा माइनस 2, या 2 माइनस एच प्लस अल्फा माइनस 2, यही तो लिखा है कि नहीं? यानी लोकस क्या आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा माइनस 2। अब आपसे कहा गया यही लोकस क्या है भाई, सेम पैराबोला फॉर सेम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ से अल्फा शुड बी 2, यही आपको प्रूव करना था। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए? लोकस कैसे निकाला गया और कैसे ये तीन रूट वाली कंडीशन यूज की गई, ये बात आपको समझ में आई? बस ये बताओ।
तो 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन एट पॉइंट 15, 12 है, तो वही लिखो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल। अगर एम स्लोप नॉर्मल भूल जाया करो तो टी पे भी नॉर्मल लिख सकते हो, उससे भी हो जाता है। y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, रख दो जरा, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, सॉरी 2m माइनस एम क्यूब। और इस पर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा रहा है, बोलिए भाई। 15, 12 लाई करा दियो जरा, क्या आएगा बताओ। एम क्यूब, जैसे इस पे 15 रखोगे तो क्या -13m आएगा, क्या बोलो, और +12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं, तो एक फैक्टर तो 1 आ ही रहा है, आ रहा है ना एक फैक्टर 1। तो इसी को जरा कंबाइन करके लिख लो, m-1 तो m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हमें प्लस का m चाहिए होगा, तो माइनस का m और आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें माइनस का 12 और चाहिए होगा इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो गया m-1 m स्क्वायर प्लस m-12 इक्वल टू 0। इसी को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो m-1 m-4 और m-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की 3 वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू -4। यही तीनों m उठा के हम कहाँ रख देंगे बताओ, यहाँ पे रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप नॉर्मल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। क्यूबिक को जो फैक्टराइज करते हैं तो क्यूबिक का एक रूट आपको 1 दिख रहा है कि नहीं, m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, बोलो। यस सर, फिर यस सर। m-1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करो, मैं क्या करता हूँ डिवीजन को ऐसे लिख लेता हूँ, 3 बार m-1 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 लिख लिया, क्योंकि क्यूबिक डिवाइड करनी। अगर फोर्थ ऑर्डर डिवाइड करते तो m-1 को कितनी बार लिख लेते, 4 बार। अब यही वाला टर्म बनाओ, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले m स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये m क्यूब बन जाएगा, एक्स्ट्रा में एक माइनस m स्क्वायर आ जाएगा, हमें यहाँ m स्क्वायर नहीं चाहिए तो प्लस m कर दो, तो m स्क्वायर कैंसिल। अब आ गया -m और हमें चाहिए -13m, -m आ चुका है, कितना बचा है -12m, तो -12 से और मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। वही है, डिवीजन ही किया है, बस उस डिवीजन को लिखने का तरीका है ये। मेरी बात समझ गए कि नहीं, अब ये आराम से फैक्टराइज। यस सर। तो बस दोनों फैक्टर सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर लिख दिया। एक बार m आ गया, m उठा के यहाँ रख देंगे, हर बार आप इक्वेशन निकाल लेंगे, वही आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलस में आएगा तो आप dy बाई dx वाली अप्रोच लगाएंगे, बट यहाँ पे आप अगर किसी पॉइंट से आपको डील करना है और कर्व आसान सा दिया हुआ है, सही है, तो आप ये काम हमेशा कर सकते हैं। जैसे सपोज ये एक कोनिक है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोनिक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एम स्लोप नॉर्मल लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। और ये एक पॉइंट है x1 y1, तो जो भी आपको कहा गया है, जो भी आपको कहा गया है, कोनिक और इसके बीच की जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा कॉमन नॉर्मल पे होगी। कोनिक और इसके बीच में जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा कॉमन नॉर्मल पे होगी। ऑब्वियसली ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल ऑफ कोनिक, और यही डिस्टेंस जो होगी पीए, यही डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो उसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा कहाँ होती है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड कोनिक, है ना, ऑलवेज लाइज along normal at the point। पॉइंट से जो भी नॉर्मल डाला गया है
उसी नॉर्मल के अलोंग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली उस आउटर पॉइंट से आपको नॉर्मल लिखना है, बस ये है। नॉर्मल लिख के ये वाला फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। ए पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट क्या होता है भाई? फुट ऑफ नॉर्मल। तो बस आप फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लो और इसके बाद सीधा क्या निकाल दो? पी ए डिस्टेंस निकाल दो। वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो आपको एम स्लोप नॉर्मल लिखना है, उसको पी से पास कराना है, एम निकाल के फुट ऑफ नॉर्मल निकाल देना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? बोलिए। कैलकुलस में आप सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये कर्व दिया होगा, इस पॉइंट को आप x1 y1 मान के स्लोप निकाल लेंगे। हाँ है ना? एक इक्वेशन, इस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। दो इक्वेशन दो अननोन सिंप्लीफाई करके x1 y1 पॉइंट निकाल लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। ये कैलकुलस में शॉर्टकट तरीका है। नहीं समझे? कैलकुलस का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो तो कॉमन नॉर्मल निकालने का तरीका ही, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है कि कॉमन नॉर्मल हमेशा कहाँ लाई करता है, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ लाई करती है? अलोंग नॉर्मल एट द पॉइंट। जो भी उसका कॉमन नॉर्मल होता है उस पर ही लाई करती है। तो बस आपको कॉमन नॉर्मल पे ही चलना है, समझ गए? और उसी से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देनी है। अब पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आप आराम से एम स्लोप नॉर्मल लिख के सीख ही गए, उतना ही काम आपको करना होता है। तो ऑब्वियसली ये देखो, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। ये एक पैराबोला है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा ये सर्कल है, मान लो सर्कल कुछ भी रहे, है ना। तो सर्किल के सेंटर को अगर हम फिक्स कर दें और वो सेंटर है 0,12, दिख रहा है सबको? बताओ। तो अगर हम इसके सेंटर से नॉर्मल डालें, ऑब्वियसली जो सर्किल का नॉर्मल होगा वो सर्किल के सेंटर से तो पास करेगा ही ना। तो यानी कि सेंटर से हमने नॉर्मल डाला, हाँ या ना, और ये वाला पॉइंट ए निकाल लिया। अच्छा हमें डिस्टेंस तो ये वाली निकालनी है, पी ए, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ऑब्वियसली सेंटर से अगर हम ए के बीच की डिस्टेंस निकालें और उसमें रेडियस को क्या कर दें? माइनस, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो सर्किल के केस में हम क्या करा करेंगे? हर बार सर्किल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें रेडियस माइनस करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअल निकाल दिया करेंगे। क्लियर है कि नहीं बताओ? सर्किल के केस में आप ये काम करेंगे, मतलब सर्किल के केस में अगर हम थोड़ी देर के लिए सर्कल को भूल जाएं तो सिचुएशन ये पॉइंट ही तो बचा हमारे पास। अरे हाँ या ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लें क्योंकि एक सर्कल है, हाँ या ना। चूंकि एक सर्कल है तो उसमें रेडियस माइनस करके हम सर्किल की सरकमफ्रेंस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दे रहे हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल पे होती है, सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करता है, इसलिए इसमें काम कर सकते हैं। अब तरीका सिंपल है, इसके लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? एम स्लोप नॉर्मल। बोलो क्या होगा एम स्लोप नॉर्मल? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब, सॉरी 2am माइनस ए एम क्यूब, ए वन ही है। इस नॉर्मल को कहाँ से पास कराएंगे? 0,12 से पास कराइए जरा। तो क्या आएगा ये? एम क्यूब माइनस कितना? 0,12, तो ये तो 0 ही हो गया। 0,12 है ना, सेंटर है 0,12, तो जैसे एम क्यूब प्लस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0, ऐसा ये। यहाँ पे देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अरे हाँ यार, तो बस इसको फैक्टराइज कर दो, तो m प्लस 2 m प्लस 2 m प्लस 2। तो सबसे पहले m स्क्वायर ले लो, तो m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर आ गया एक्स्ट्रा में, हाँ है ना। बट हमें m स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो माइनस का 2m और ले लो, तो -2m स्क्वायर खत्म, माइनस का 4m आ गया, और हमें चाहिए प्लस का 2m, तो +6 और ले लो, तो कितना बचा? m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6, तो यही आ गया, और m प्लस 2 ये आ गया। यहाँ से तो नो रियल रूट आएगा शायद, देखो, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, शायद आ रहा है कि नहीं?
यहां से एक रूट आ गया, m इक्वल टू -2। दिखा भाई? तो आप ऑब्वियसली आपने पढ़ा है ना, a पॉइंट आप क्या लिखते हैं, am स्क्वायर कॉमा -2am को नॉर्मल पॉइंट। अच्छा, m हमें कितना रखना है, -2, और a हमें क्या रखना है, 1। तो जो a पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 4 कॉमा कितना 4। देखो जरा क्या सही लिख रहा हूं मैं? अरे हाँ या ना, सही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ रही है बताओ? आप सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें रेडियस माइनस कर देंगे। सर्किल की रेडियस आप पहले ही निकाल चुके होंगे, 144 माइनस 128 करके, तो 216, 4 तो यही आ रही होगी। सी ए डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी वो, 16 38। कितनी आ रही, 16 प्लस 64, बोलिए। 4,4 ही आ रहा है ना ए पॉइंट? अरे हाँ या ना? 4,4 से 0,12 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, सही लिखा ना मैंने ये, √80। अरे हाँ या ना? यस सर। और इसमें क्या माइनस करना है, रेडियस 4। तो ये आंसर कितना आ रहा है आपका, √80, यानी कि 4√5 -4, ये आपका आंसर हो गया। बोलो भाई, तरीका समझे कि नहीं? हमने सर्किल के सेंटर से नॉर्मल निकाल लिया है, हाँ या ना? क्योंकि हमें बात सेंटर की करनी थी, तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, और चूंकि सर्कल है तो उसमें सेंटर माइनस कर दें, रेडियस माइनस कर दें, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा, चूंकि कॉमन नॉर्मल निकालना है, फिर फुट ऑफ नॉर्मल निकालना है, ए क्या हुआ, फुट ऑफ नॉर्मल हुआ। फुट ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m, वो हमने लिखना सीखा, ये बस वही लगा दिया, ठीक है। उसमें ये पॉइंट आपने T1 लिया, ये पॉइंट T2 लिया, ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट। अगर ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ए बी, अगर ए बी इस फोकल कॉर्ड है, तो T1 इंटू T2 कितना होता है, -1। एक तो ये रिजल्ट आपने पढ़ा, सही है ना? वेयर क्या, यहाँ पे क्या दिया है, T1 एंड T2 आर पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। ये ध्यान रखिएगा बस, ये सारा जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। दूसरा, अगर ये T1 और ये T2 है, और आपने यहाँ पे टेंजेंट डाली, यहाँ पे टेंजेंट डाली, सही है, ये 5² इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ये आता है 2a, ये जैसे आप इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, तो ये रिजल्ट आता है मतलब a T1 T2 कॉमा 2a T1 प्लस T2, a T1 T2 कॉमा, ठीक है, a T1 प्लस T2 कॉमा 2a T1 प्लस 2a T2, a T1 प्लस T2, ये रिजल्ट ये आता है फॉर पैराबोला y² इक्वल टू 4x। अगर आपने टेंजेंट डाली तो कहीं यूज हो जाएगा तो यूज कर लीजिएगा इस डायग्राम को, ठीक है। टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ये होता है। अच्छा, इसके बाद एक रिजल्ट ये भी होता है कि अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट टी लिया, क्या लिया, टी, और उससे आपने नॉर्मल खींचा, क्या खींचा भाई, किसी पॉइंट टी से नॉर्मल खींचा, और वो नॉर्मल दोबारा इसको कहीं पे कट कर रहा है, सपोज T2 पे, तो जो T2 होता है वो -T1 -2/T1 होता है। यहाँ पे भी T1 T2 पैरामीट्रिक पॉइंट किसी भी पैराबोला के लिए, T1 एंड T2 आर पैरामीट्रिक पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। जहाँ जो रिजल्ट है वो मैं रिजल्ट वहां लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना।
तो T1 पे अगर आप नॉर्मल खींचते हैं तो हमेशा इसको T2 पे कट करता है। अच्छा, एक रिजल्ट इसी का एक एप्लीकेशन और है। अगर आप T1 पे नॉर्मल खींचते हैं, सॉरी, और T2 पे नॉर्मल खींचते हैं, मतलब T1 का नॉर्मल और T2 का नॉर्मल दोनों पैराबोला पे कहीं कट कर जाए, किसी भी पैराबोला के लिए, कि नॉर्मल जो है T1 पे नॉर्मल खींचो और T2 पे भी नॉर्मल खींचो, और वो कहाँ कट कर जाए, ये दोनों नॉर्मल है। ठीक है, तो T1 इंटू T2 जो है, T1 इंटू T2 जो है वो रिजल्ट है ना इसमें, T1 इंटू T2 उस केस में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर T1 पे आप नॉर्मल खींचो और वो दोबारा T2 पे कट करे तो T1 इंटू T2 हमेशा 2 होता है। नॉर्मल एट T1 एंड T2 intersects again at parabola। अच्छा, ये सारा दो रिजल्ट है, दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है। ये जो दोनों रिजल्ट मैंने लिखे हैं ना, सॉरी, ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही लिखे हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड मतलब किसी भी टाइप की इक्वेशन लिख लो। स्टैंडर्ड का मतलब मेरा है किसी भी टाइप की इक्वेशन लिख लो, उनके लिए रिजल्ट वैलिड है। चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, किसी भी सिचुएशन में सेम रिजल्ट है, कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो अगर एक पैरामीटर आप यहाँ t ले रहे हैं तो दूसरा -t - 2y ले लेंगे। अगर ये T1 और ये T2 है, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप वो चीज चेंज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, ऐसे ही एक शॉर्टकट और आप यूज कर सकते हैं, वो भी कई बार यूज हो जाता है। वो ये है कि अगर आपने कोई भी पैराबोला के लिए ये लिया और उसके वर्टेक्स पे उसने 90 एंगल बना दिया, वर्टेक्स मतलब ओरिजिन, वर्टेक्स इस केस में वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है ना, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स ओरिजिन। ठीक है, तो chord at T1 and T2 attain 90 degree angle at vertex 0 0। तो ऑब्वियसली इस कॉर्ड का जो स्लोप होता है पहली वाली 2/T1, इसका 2/T2, तो T1 इंटू T2 हमेशा -4 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट सिचुएशनली। कई बार कई जगह कैलकुलेशन थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं और कोई बात नहीं है, तो ये रिजल्ट भी डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो आप इसको भी डायरेक्ट यूज करके अपनी सिचुएशंस को सिंपलीफाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? T1 T2 के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जहां जो रिजल्ट जैसा जरूरी है मैंने आपको वहां वो रिजल्ट वैसा बताया है। जैसे ये रिजल्ट सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है, तो इसको मैंने सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बताया है। ये रिजल्ट सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट किसी भी टाइप के पैराबोला के लिए है, तो वो किसी भी टाइप के पैराबोला के लिए। अब ये अगर t है तो इसको आप -t - 2/t लिख देंगे। ये T1 T2 है तो उसको आप 2 लिख देंगे। अगर ये t है तो इसको -4/t लिख देंगे। अगर ये यहाँ 90 एंगल बना रहा है, फिर किसी भी पॉइंट, मतलब जैसे अब यही कहा गया इस कॉर्ड पे यहाँ 90 एंगल बना रहा है, तो इसको आप t लोगे तो ये -4/t हो जाएगा। अब मान लो इस पर कोई पॉइंट आपने लिया जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आप कैलकुलेशन एक सेम पैरामीटर पे आप कर सकते हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपके कैलकुलेशन को वहां रिड्यूस कर देती हैं, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? अब एक ज्योमेट्री और है, मतलब उसका भी यूज अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींची, उसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल खींच दिया ऐसे करके, तो टेंजेंट जहां कट करता है और नॉर्मल जहां कट करता है, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये उसकी टेंजेंट है और ये उसका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक्सिस, ये पॉइंट पी है जहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल खींचा गया, तो ये एन आ गया, ये टी आ गया, ये फोकस है। तो जो एफ होता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, टी एंड एन का, ये ध्यान रखिएगा।
मतलब एक्सिस को जहां पे दोनों कट करते हैं उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एफ होता है। एफ जो है वो टी और एन का मिड पॉइंट होता है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये हमेशा एफ जो है वो टी और एन का मिड पॉइंट होता है। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे अगर सिचुएशन ऐसी आपको मिल जाती है तो। ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है अगर आपको ऐसी सिचुएशन कहीं मिलती है तो। क्या ये बात सबको समझ में आती? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलिए भाई। ये बात क्लियर हुई? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। ये है क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पर आपने लिया p पॉइंट, तो हम मान लेते हैं p पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है। अगर इसका एब्सिसा 80 स्क्वायर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम के बराबर है तो t की वैल्यू पॉजिटिव साइड में 2 ले लेते हैं। ले लिया, यहाँ पे पैरामीटर 2 है। बोलिए, अब अगर p पैरामीटर 2 है और इस पर आपने क्या खींचा है, टेंजेंट खींचा है, तो टेंजेंट इसको कहाँ कट करता है, t पे। तो टेंजेंट जरा बताना कितनी आती है, टी वाई इज इक्व टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। याद आया कि नहीं भाई, बताओ। वैसे तो अगर आप चाहोगे तो ये पॉइंट टी इक्वल टू 2 लेके आराम से लिख सकते हो, 4a कॉमा 4a। नहीं क्या, 4a कॉमा 4a पे टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख ही सकते हो। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, ये सही लिख रहा हूँ मैं, बताओ। अब इस पर आप क्या करोगे, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, -4a कॉमा 0। ये पॉइंट मिल गया -4a कॉमा 0। कोई कंफ्यूजन आ रहा तो बताओ। अब हमने खींचा इस पर नॉर्मल, जो कि दोबारा पैराबोला को कट करता है जाके क्यू पे। तो ऑब्वियसली अगर ये पैरामीटर t है तो ये वाला पैरामीटर t डैश कितना होगा, -t-2/t। याद आया कि नहीं, बोलिए। तो ये वाला पैरामीटर -3 आएगा, तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे, -3 रख के 9a कॉमा -6 है। अरे हाँ या ना। अब बताओ, pt डिस्टेंस बाई pq डिस्टेंस आपको चाहिए। सारे पॉइंट आप निकाल चुके हैं, तो pt डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो। 448, तो 64a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। और पी क्यू डिस्टेंस कितनी हो गई ये बताओ, p से q के बीच की डिस्टेंस, तो 9a 6 से, तो 525a स्क्वायर 10 100a स्क्वायर। दोनों के बीच का जरा रेशियो निकाल के बताओ, देखो 4:5 आ रहा है कि नहीं। समझ गए कि नहीं भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट। तो ये T1 और T2 को कैसे इंटरचेंज किया गया, कैसे सारे वो पैरामीट्रिक पॉइंट निकालेगा, ये बात समझ में आई कि नहीं, बस ये बताओ। अगर ये T है तो दोबारा जब कट करेगा तो ये -t-2/t हो जाएगा। T की वैल्यू आप 2 लिख ही चुके हो, तो -t-2/t के हिसाब से आप T को क्या ले लोगे, -3। T इक्वल टू -3 रख के Q पॉइंट आप निकाल लोगे, बोलो। अरे हाँ या ना। T पर टेंजेंट एक्सिस को कट करेगा तो वो पॉइंट निकल आएगा। पी क्यू टी सारे पॉइंट आ गए, रेशियो निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया सबको भाई, 4:5 बोलिए। नॉर्मल और कॉर्ड दोनों को कंपेयर करना है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कॉर्ड्स का मतलब द कॉर्ड विच नॉर्मल ऑल्सो, मतलब ऐसी कॉर्ड जो नॉर्मल भी है, जो कॉर्ड क्या है, नॉर्मल भी है, तो वो होती है नॉर्मल कॉर्ड। तो आपको उन्हीं के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल एट टी, तो आप लिख लोगे, ऑब्वियसली लिख लोगे। क्या होता है इसके लिए, बोलिए, नॉर्मल एट टी क्या होता है इसके लिए, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। नॉर्मल एट टी फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं मिड पॉइंट को h कॉमा के ले लूं जिसका हमें लोकस निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो गई,
एट P, तो होती है T इक्वल टू S1। समझ में आता होगा सबको। T का मतलब हो गया KY माइनस 2A X प्लस H इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4AH। अगर आप इसको देखोगे तो KY माइनस 2AX इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 2AH आ जाएगा। और यही इक्वेशन y प्लस TX इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, क्योंकि नॉर्मल ही कॉर्ड है, क्योंकि नॉर्मल ही क्या है, कॉर्ड है। बोलिए, coincides each other because normal is chord। सही है। जैसे coinciding की कंडीशन लगाओगे तो तुरंत क्या आएगा, k/1 आता है सर, देखिए k/1 इक्वल टू माइनस 2a/t इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2ah बाई 280 प्लस 80 क्यूब। ये रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ से एलिमिनेट कर दो t को, एलिमिनेट t एंड फाइंड लोकस। मेरी बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर?